बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, खाटू श्याम जी की, सालासर बालाजी की, श्रीनाथ जी की, सांवरिया सेठ की, सागमरी माता की, तनोट माता की, करणी माता की, आप सभी की। बोले गिरिराज धरण की, बंसी वाले की। आज के इस प्रवासी राजस्थानी मीट के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे पाली के बाली विधानसभा से विधायक भाई पुष्पेंद्र जी राणावत साहब, जालौर के आवर से विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, हमारे राजस्थान फाउंडेशन सूरत चैप्टर के अध्यक्ष भाई श्याम राठी जी, हमारे प्रमुख शासन सचिव उद्योग वाणिज्य आलोक गुप्ता जी, अध्यक्ष CII दक्षिणी गुजरात क्षेत्रीय परिषद हेतुल मेहता जी, हमारे दिनेश जी, कैलाश जी, विक्रम जी, अनिल जी, और मेरे सामने बैठे ओझा जी, हमारे नितिन जी, पुंगलिया जी, हमारे लखोटिया जी, सभी हमारे अधिकारीगण, और यहाँ मैं काफी हमारे ऐसे सभी भाइयों को मैं जानता हूं, कुछ से काफी नजदीकी से परिचय भी हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि मुझे आज ऐसा ही नहीं लग रहा है कि मैं गुजरात आया हूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं राजस्थान में ही बैठा हूं, क्योंकि आप सभी राजस्थान की उस मिट्टी से। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी मिट्टी के संस्कार, विचार, उनको पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी राजस्थान वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि प्रवासी राजस्थान समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा अपनी मिट्टी से और अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है। मित्रों, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, लेकिन और एक तरफ से हम देखते हैं तो वो शक्ति और भक्ति की भूमि भी है। वो महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की धरती है। वो त्याग की मूर्ति पन्नादाय की धरती है, तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। अपने आप को पर्यावरण के लिए कुर्बानी दे दे ऐसी अमृता माता की धरती है। आप देखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी के अंदर जो स्वाभिमान, शक्ति, भक्ति जो उसके अंदर समाहित है, वो राजस्थान की उस शक्ति और भक्ति की धरती की खुशबू आपने देश में नहीं दुनिया में फैलाने का काम किया है। और आज ये जब मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे पूरे देश में हर प्रदेश में जाने का अवसर मुझे मिला है,
मैं प्रवासी भाइयों से मिला हूं और दुनिया के भी कई देशों में जाने का मौका मिला है। हमेशा मैंने देखा है कि राजस्थान के जो मेरे प्रवासी भाई हैं, उन्होंने अपनी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू जहां भी गए हैं वहां उन्होंने बिखेरने का काम किया है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है क्योंकि जाते हैं अपने उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन उद्योग और व्यापार को भी वो मन से करते हैं। लेकिन धन्यवाद मैं इस बात का देना चाहता हूं कि कोई भी मेरा प्रवासी भाई, हर भाई हमारा किसी ना किसी सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा होता है। कई हम देखते हैं कि शिक्षा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, कई गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, कई आस्था के केंद्रों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं जहां आवश्यकता होती है, चाहे वो गौशाला हो, देवालय हो और या फिर शमशान भी हो, तो वहां के सुधार के लिए हमेशा कोई ना कोई राजस्थानी आगे मिलता है। ये मुझे बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र के अंदर गया तो कई जगह जाने का मौका मिला, तो जहां भी जाता हूं कहता हूं साहब गौशाला हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं गौशाला पर जाकर के देखा तो उन्होंने कहा छोटी सी गौशाला है और गाय 5,000 है। 5,000 की गाय को भी वो छोटी सी गौशाला कहते हैं, और उसका संचालन किस तरह से करते हैं मैंने पहली बार देखा कि जिस तरह से उसका संचालन उन्होंने कर रखा है। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की थाती, हमारे अंदर और हमारे पूर्वजों की इति है। यह प्रेरणा जो हमें मिलती है वो उन्हीं के कारण मिलती है। और मित्रों, मैं देखता हूं राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे विद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, गौशाला हैं, मंदिर हैं, शमशान हैं, उनमें किसी ना किसी प्रवासी भाई की झलक दिखती है, तो लगता है कि हमारे प्रवासी भाइयों का कितना बड़ा काम। अभी मैं जब पहले सूरत आया था, मैंने देखा कि सूरत हीरो की नगरी है, यहां का काम बड़ा है, टेक्सटाइल में भी है और टेक्सटाइल के अलावा या उद्यमता के नए नवाचार भी होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि अगर उनकी दूरदृष्टि आप देखेंगे, क्योंकि हमें ध्यान है 2003 में जब वो यहां के मुख्यमंत्री थे, नर्मदा नहर का काम चल रहा था, राजस्थान से किसी भी तरह की कोई मांग नहीं आई थी, कोई मांग नहीं थी। लेकिन उन्होंने राजस्थान को नजदीकी से देखा था, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों को भी नर्मदा का पानी मिलना चाहिए, तो उन्होंने हमारे जालौर और बाड़मेर के लिए नर्मदा का पानी देने का काम किया। यह बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर यह तो था कि राजस्थान के अंदर पानी मिलना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो,
तुरंत उसको लागू किया, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, जो दशकों की मांग थी। क्योंकि आप ये भी जानते हो कि राजस्थान में सबसे पहली आवश्यकता है तो वो पानी की होती है। और जब हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने पर हमने रोड मैप बनाया कि राजस्थान के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारी पहली आवश्यकता पानी की थी, दूसरी आवश्यकता हमारी बिजली की थी, तीसरी आवश्यकता हमारी उद्योग की थी और चौथी आवश्यकता हमारे युवाओं को नौकरी देने की थी। हमने वही रोड मैप बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। उन्होंने हमारी ईआरसीपी की सबसे बड़ी योजना ईआरसीपी की स्वीकृति दी, जिसे 18 जिलों में पानी उसका जाता है। हमारे कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे, चुनाव आते थे, शेखावाटी के लिए कहते थे कि हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे, लेकिन दशकों से उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी कि हमारा शेखावाटी का इलाका है, इसमें पानी की कमी है, हमारे चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर, तो उन्होंने यमुना का पानी भी दिलाने का काम किया, उसका भी काम चल रहा है, तो ये भी उन्होंने किया। लेकिन जो मुझे कल्पना नहीं थी, क्योंकि मैं जिस दिन मेरा यमुना समझौता होना था, एमओयू होना था, तो मैंने सीआर पाटिल जी से निवेदन किया कि हमारा एमओयू होने वाला है, तो उन्होंने हमको बुलाया। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और मैं और सीआर पाटिल जी और हम सब वहां बैठे थे। मुझे पता नहीं था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के बारे में आगे बढ़कर के कितना सोचते हैं। सीआर पाटिल जी ने कहा, आप आइए, आपकी मीटिंग में कुछ राजस्थानी जो भाई हैं उनके साथ, वहां व्यापारी भाई हैं उनके साथ आपकी मीटिंग कराऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा और मेरा यमुना समझौता का एमओयू हुआ, उसके बाद वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है और हम इसके लिए राजस्थान में काम करना चाहते हैं। हमने कहा, आप काम कैसे करना चाहते हैं? कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के रिचार्ज ट्यूबवेल लगा करके राजस्थान का जो बारिश के समय में पानी बह करके जाता है उसको जमीन में डालने का काम हमारे ये लोग करेंगे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को सूरत में बुलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। और सूरत में यही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हम सभी लोगों को बुलाया, सभी हम मुख्यमंत्री आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सीआर पाटिल जी के विजन को लेकर के जब उन्होंने पूरी बात बताई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पाटिल साहब को। फिर उन्होंने इसी तरह की एक मीटिंग मेरी बॉम्बे में कराई। उन्होंने कहा कि बॉम्बे वाले व्यापारी 100 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब मैं गया जब तो 100 करोड़ थे, मैं पहुंचा तो वहां 200 करोड़ हो गए, आने लगा तो 250 करोड़ हो गए। मैं निश्चित रूप से मेरे सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की, उस धरती की, उस दुख को पहचाना और उन्होंने आगे आकर के सभी भाइयों ने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया। और ये जो टोली बैठी है, हमारे सभी बैठे हैं, दिनेश जी, कैलाश जी, और इन्होंने उसको लगाया। कई लोगों ने तो अपनी 2-2, 3-3 मशीनें दे दी और जिस तरह से वो काम चल रहा है। अब बारिश भी, क्योंकि जब मन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है कि नहीं देता है। तो अब की बार देख रहे हो, अभी तो कल तक ही बारिश लगातार हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और उसका उपयोग ये हो रहा है कि वो पानी हमारा जमीन के अंदर जा रहा है।
इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं भाइयों कि अब वो राजस्थान वो रेगिस्तान नहीं, आपने जो काम किया उसके कारण राजस्थान हरियाणा राजस्थान बन रहा है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये काम आज भी चल रहा है। जिस तरह का काम आप लोगों ने किया है, निश्चित रूप से सभी हमारे राजस्थान के भाई बहन जो काम हो रहा है वो देखते हैं कि किस तरह से, किस लगन के साथ में। और आप ये देखिए कि सिर्फ आपको स्थान बताना है कि इस गांव में इतना 40,000 गांव की रचना बना करके मेरे को इतनी मोटी किताब दे करके कि यहां इतने इतने ट्यूबवेल लगने हैं, इसकी रचना भी हमारी इस टीम ने की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आप सभी अपनी मेहनत, कौशल, व्यवसाय, दक्षता से सिर्फ इस शहर की पहचान नहीं बनाई है, बल्कि राजस्थान का नाम रोशन आप लोगों ने किया है। निश्चित रूप से अभी छगन जी कह रहे थे कि यहां जब आते हैं, कोई भी भाई आता है तो आपको इतनी प्रसन्नता उनको होती है कि वो यहां से जो मन में लेकर के आता है कि मेरे को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो बनाना होता है, उसकी स्वीकृति कहीं ना कहीं आप दे देते हैं तो उसका मन प्रसन्न होता है। भाई बहनों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। गुजरात, राजस्थान सिर्फ पड़ोसी होने तक सीमित नहीं है। ये दोनों राज्य के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सहयोग की बहुत संभावना है। और उन संभावनाओं के कारण जिस तरह से भागीदारी आप लोग निभा रहे हैं, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने का पिछली बार निर्णय लिया था। क्योंकि जब मैं गया था, पूरे देश के अंदर गया, तो लोगों ने कहा कि साहब हमारा आने का कोई कार्यक्रम एक सुनिश्चित होना चाहिए कि एक साल में हम सभी मिलें। मैंने कहा निश्चित रूप से होगा। मैंने वही घोषणा की थी कि 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में हम मनाएंगे। आज मैं आपके बीच में, आपके बीच में मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं, पीले चावल देने के लिए आया हूं कि आप आइए, पधारो हमारे देश। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन राज्य के वैश्विक प्रवासी राजस्थान समुदाय के लोगों को उनकी मातृभूमि से मजबूती से जोड़ने का है। हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमारी आज मुलाकात इसी का परिणाम है। साथियों, हमारे वैश्विक प्रवासी परिवार के साथ और अधिक जुड़ाव स्थापित करने के लिए हमने राजस्थान फाउंडेशन के देश और विदेश में 26 चैप्टर को क्रियाशील किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। यह चैप्टर प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संवाद, सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बनाए गए हैं। इनके जरिए आप अपनी जड़ों के साथ जुड़ सकते हैं, राजस्थान के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। इसके साथ हमने ये और किया है, ये हमने इतना ही नहीं है, उसमें हमने आपका भी ख्याल रखा है। आपका हमने ये रखा है कि आप जिस उपखंड के रहने वाले हैं, जिले के रहने वाले हैं, हमने जिला कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया है कि हमारे प्रवासी भाई को किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसके समाधान की गारंटी उसकी होगी। क्योंकि हम चाहते हैं, और मैं कहता भी हूं कि आप चिंता मत करिए, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका खेत, आपका बाड़ा, आप आराम से जहां काम कर रहे हैं वो काम करिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा। यह भी हम आपसे कहना चाहते हैं। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आपके मन में कई विचार आते होंगे और विचार ये आते होंगे कि राजस्थान के अंदर हमें क्या करना है। मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बदला हुआ राजस्थान है।
ये वो राजस्थान है जिसमें बहुत बड़ी संभावना है, हर क्षेत्र में संभावना है। सिर्फ मैं आपको ये बताने आऊं आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हमारा पोर्टल खुला हुआ है, आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके पास अपने आप फोन आ जाएगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर अगर ले जाना है तो हमारी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होगी। हम चाहते हैं कि आप प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, कोई भी क्षेत्र हो। क्योंकि आपने देखा है कि राजस्थान में हर क्षेत्र में संभावना है। आप पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को देखेंगे, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप आइए। आपने फिल्म में भी देखा और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो पर्यटन स्थल है, बड़ी बड़ी इमारत है, जो हमारे महल खड़े हैं, आप एक से एक बड़ा महल है, आप सब जानते हैं। जैसलमेर हो, बीकानेर हो, चित्तौड़गढ़ हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, रणथंभौर हो, कहीं भी जहां भी आप देखेंगे अलग ही है। आप प्राकृतिक सौंदर्य, आप अगर एक दृष्टि से देखें तो पूरे भारत की देख लीजिए। यहां डेजर्ट भी है तो झीलें भी है, झीलें में है तो आप देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ भी है, पहाड़ों के ऊपर महल भी है, और अगर आप खूबसूरती देखना चाहते हैं तो शेखावाटी की हवेलियां भी है। क्या आप देखना चाहते हैं, वो सब कुछ राजस्थान के अंदर है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान में 35 लाख करोड़ के काम हुए और 7 लाख करोड़ के काम ये अभी तो साल भर नहीं हुआ है, 10 दिसंबर को होगा। 10 महीने हुए हैं अभी, 10 महीने में 7 लाख करोड़ के काम धरती पर, जमीन पर उतर गए। और हमने कहा है कि जब हमारा 1 साल हो जाएगा, अभी हमारा 20% है, लेकिन जिस दिन 1 साल हो जाएगा 25% से ऊपर राजस्थान उनको जमीन पर 25% से ज्यादा हमारे एवं को जमीन पर उतारने का काम करेगा। आपने देखा है कि हमारी नीतियां, क्यों कोई नीति ही नहीं थी। अगर आप नीति बना करके किसी भी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो काम का संतुलन ठीक नहीं होगा, उसकी नीति ठीक नहीं होगी तो ठीक प्रकार से काम नहीं होता है। हमारे ये नहीं है कि शकल देख करके काम करें, हमारा नीतियों से काम होता है। हर नीति को हमने बनाया है, आपके अनुकूल बनाया गया, व्यापारियों को लाभ किस तरह से हो सकता है, उस हिसाब से हमें हमारी 20 से ज्यादा नीति हमने लागू की है। इन नीतियों में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के तहत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध भी कराए गए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसके तहत हमने पिछले 1.5 वर्षों में लगभग 1400 करोड़ रुपए की सब्सिडी उद्योगों को दी है। इसके अलावा हमने अलग अलग क्षेत्रों में कई नीतियां लागू की हैं ताकि निवेशकों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। इसे राज्य में कारोबार स्थापित करना, निवेश को आसान बनाना, आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन करना। और मैंने कर्म भूमि से मातृभूमि आपको बताया कि ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आपकी वजह से बारिश तो हो रही है, लेकिन उस बारिश के पानी को रोक करके जमीन में डालने का काम मेरा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में मेरा प्रवासी भाई कर रहा है। इसके लिए मैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अगर देखेंगे टेक्सटाइल, अब मैं टेक्सटाइल की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप 1 यूनिट यहां लगा रखी है तो सही कहा कि 1 यूनिट आपने यहां लगा रखी है तो राजस्थान में भी लगाइए। राजस्थान भी टेक्सटाइल के क्षेत्र में आगे है। और मैं इतना भी कहूंगा कि राजस्थान पॉलिस्टर, विस्कोस यार्न, धागा, सिंथेटिक मटेरियल, ऊन, पारंपरिक ब्लॉक प्रिंट्स क्षेत्रों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विश्व प्रसिद्ध बांधनी, लहरिया, कोटा डोरिया
ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर के आधुनिक फैब्रिक क्लस्टर तक राजस्थान विविधता और अद्भुत है। अगर आप कहेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य फार्मा में, क्योंकि फार्मा में भी काम है, तो राजस्थान में भी फार्मा में काम है, तो फार्मा के क्षेत्र में भी आइए। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें आप आ नहीं सकते। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति जो जिस इंडस्ट्री में काम करता है उसको उसका अनुभव होता है, और अनुभव का लाभ राजस्थान को मिले, आपके अनुभव का लाभ राजस्थान को मिले, इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज में आएंगे राजस्थान में आपको वही सुविधा मिलेगी जो आप लेना चाहते हैं। इसी तरह से फार्मा मैन्युफैक्चरिंग और पीसीबी में भी आप नेटवर्क में काम कर सकते हैं। आईटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी संभावना है, उस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जयपुर जोधपुर में अत्याधुनिक टियर 4 डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली सुविधा है। आपको मैं कहना चाहता हूं, रसायन और पेट्रोलियम में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी संभावना है। और अगले दिसंबर में एक काम और होने वाला है, और उसमें तो यह है कि मैं आपसे कहूंगा पहले आएगा पहले पाएगा। वो क्या है कि हमारी रिफाइनरी 15 दिसंबर को चालू हो जाएगी। पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं तो हमारी बिल्कुल तैयार है, हमारी इंडस्ट्री एरिया पूरी तरह से तैयार है। और यहां तक अगर हम उसमें पूरा बिजली का कनेक्शन दे करके आपको कितना बड़ा टीन सेट चाहिए वो भी लगा करके हम आपको कंप्लीट दे देंगे। आप आइए, मशीन लगाइए और काम प्रारंभ कर दीजिए। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में आपने देखा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा किसान पहले अन्नदाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा किसान ऊर्जादाता भी बन रहा है। और मैं आपको कहूं 27 के लिए कहा है मैंने कि मैं राजस्थान के किसान को 2027 तक दिन में बिजली देने का काम करेंगे। लेकिन आपको बताते हो मुझे खुशी है कि 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार ने कर दिया। बिजली के क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है। 2800 मेगावाट का क्षमता का 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला न्यूक्लियर पावर परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 सितंबर को किया है। इसके क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो बैटरी स्टोरेज हो, पंप स्टोरेज हो, रूफटॉप सोलर हो, पीएम कुसुम हो, मैकेनिकल सोलर प्रोजेक्ट। ऊर्जा के क्षेत्र में 2.25 वर्ष में हमने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। और यही हम चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप आ सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं। टीबीसीबी व्यवस्था के तहत 23,000 करोड़ रुपए के प्रसारण तंत्र के लिए टेंडर जल्द आमंत्रित किए जा रहे हैं। पर्यटन में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हमारे पास धरोहर है और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विरासत और विकास दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और शेखावाटी के आप काफी लोग हैं। जब मैं शेखावाटी के क्षेत्र में गया तो वहां कुछ लोग हवेलियों को तोड़ करके कुछ बना रहे थे। हमने पूरा बैन लगा दिया, हवेलियों को कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो हमारी विरासत है। आप बड़ा मकान बना सकते हैं, पैसा हो सकता है, लेकिन हवेली नहीं बना सकते। तो हमने उसमें निर्णय लिया है कि कोई भी हवेली नहीं टूटेगी। हमने ओनर है, मालिक, सबको हमने बुलाया। एक हमने मीटिंग की, 300-350 लोग वो आए थे, उन सबको कहा है और वो सब इसमें लगे हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्रामीण टूरिस्ट हमारा उसमें किस तरह से आगे बढ़ सकता है पर्यटन, तो उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो आपने देखी है पर्यटन के क्षेत्र में, हमारा धार्मिक पर्यटन जो है ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं होगा। हर 25 किलोमीटर पर कोई ना कोई आस्था का केंद्र है कि नहीं है, आप देखेंगे ना। और आप जाते हैं तो मुझे भरोसा है आप दर्शन करने के लिए एक का मन बनाते हैं। देवी माँ पे जहां अपनी कुल देवी है वहां जाते हैं, देवता है वहां जाते हैं, लेकिन मुझे भरोसा आप 4-5 से कम दर्शन करके नहीं आते हैं। आप यहां भी गए तो यहां भी चलिए, ये तो 25 किलोमीटर है, आप चलिए फिर ये 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर की यात्रा में 250 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ये हमारा धार्मिक पर्यटन है, इसको भी हम आगे कैसे बढ़ाएं? और ये आप ही नहीं, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है
उसकी आप स्थिति देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर वो आता है तो वो राजस्थान के अंदर आता है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम उस मिट्टी से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, हम आस्था से जुड़े हैं। घर में कोई भी नहीं रहना चाहिए जो एक साल में पूरा दर्शन करके नहीं आ जाए। हमें देखते हैं कि आप जा रहे हैं अपने काम के लिए, हम जा रहे हैं अपने गांव के लिए, खेती को देखने के लिए, किसी की शादी में जा रहे हैं, लेकिन भाई परिवार को तो लेके जाओ। अभी मैं यहां देख रहा हूं, आप तो आ गए लेकिन आधी आबादी को छोड़ के आए हो। मेरे को बहनें बहुत कम नजर आ रही हैं। नहीं, जगह तो बड़ी और हो जाती है, जगह का बात नहीं होती है ये। देखिए, जब तक हमारे परिवार को हम नहीं जोड़ेंगे, अगर हमने हमारे जन्मभूमि से, हमारी मातृभूमि से, हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से, हमारी मिट्टी से अगर हमने हमारे परिवार को जोड़ दिया तो कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मेरे भाइयों, ये बदलते युग में बहुत आवश्यक है हमारी संस्कृति, हमारे विचार को हमारी आने वाली युवा पीढ़ी में पहुंचाना और उनको संस्कारवान बनाना, यह भी हमारी ड्यूटी है। अगर जो आस्था के केंद्रों पर जाएंगे तो आस्था के केंद्रों से जो उनको ऊर्जा मिलेगी, जो उनका मोटिवेशन होगा परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति, उन सब के प्रति जो एक भाव जागृत होता है, वो आवश्यक है। आज आपका अपनत्व, मैं गया था हैदराबाद में, मेरे भाई थे वहां चैप्टर में हैं वो, उन्होंने कहा साहब अब हमारी समझ में आया है, हमारे पिताजी हमसे क्यों कहते थे, और वो हर साल में 2 बार राजस्थान जाते थे, वो हमें अब मालूम पड़ा है। पहले हम ये कहते थे कि अब क्या है, वहां कुछ है नहीं, पिताजी जाते हैं, राजस्थान जा रहा हूं, 2 दिन की कह के आते हैं, 6 दिन में 8 दिन में लौट करके आते हैं। अभी कहा, मैं अभी हैदराबाद में गया था मैं, उन्होंने कहा अब हमारी समझ में आ रहा है कि वहां वो क्यों जाते थे, क्योंकि जो मां की ऊर्जा है, मां का जो उन्होंने मिट्टी का जो प्यार है, वो जो दुलार है, मां की जो संस्कृति है, वो 2 दिन की कह के आते थे, 6 दिन में जाते थे, लेकिन पूरे साल की ऊर्जा लेकर के वो जाते थे, पूरे साल वो ऊर्जा देते थे। आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, और आपसे नहीं, आपके माध्यम से सभी प्रवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि साल में कम से कम, क्योंकि आप देखोगे नवदुर्गा कितनी बार आते हैं, नवदुर्गा कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं कि नहीं आते? तो माताजी से प्रणाम करने 2 बार जाओगे कि 1 बार जाओगे? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर मेरे भाई को कम से कम 2 बार तो अपने राजस्थान आना ही चाहिए, वो भी परिवार के सहित आना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम देखते हैं आज हमारे आस्था के केंद्रों को हमारी सरकार ने जिस तरह से संभालने का काम किया है, आप आओगे आपको अलग ही मिलेगा। हमने खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए, गिरिराज जी के लिए 400 करोड़ रुपए, आप पुष्कर के लिए देखेंगे तो उनके 200 करोड़ रुपए, हमारे ये जो सर्किट है, हमारा सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, इसके लिए 100 करोड़ रुपए। हम जहां हमारे तनोट माता के लिए आज भव्य मंदिर तनोट माता का हमारा उसका पूरा नक्शा वक्शा पास हो गया और उसका वो भी वहां बन रहा है। हमारी उन देवियों के सभी मंदिर, करणी माता से लेके सुंडा माता से लेके शाकंभरी माता तक पूरा काम हम करा रहे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी, सभी पे लगातार काम हो रहा है हमारे, क्योंकि जो तीर्थ हैं, जो तीर्थों में कहा जाता है राजस्थान में, एक तो पुष्कर और दूसरा हमारा है, दूसरा जयपुर के अंदर हमारा दिगलता जी का।
तो दोनों पर हमने गलता जी और पुष्कर के लिए अलग से योजना बनाते हुए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे धार्मिक जो सर्किट है उसको मजबूत बनाते हुए हमारे नाश्ता केंद्रों को संभालने का काम कर रहे हैं। और उनके साथ साथ हमारे पर्यटन के स्तर, हमारा ताल छापर हो, सरिस्का हो, रामगढ़ बिजदारी हो, इन सभी को हमें संभालने का काम हम कर रहे हैं। और अगर आप खनन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपको कोई भी राज्य नहीं मिलेगा देश में, क्योंकि राजस्थान के अंदर सोना है तो चांदी भी है, लोहा भी है, जस्ता भी है, पीतल भी है, तांबा भी है। आपको क्या चाहिए वो बताइए। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान की धरती से निकलते हैं, 85 प्रकार के मिनरल निकलते हैं। आप किसमें काम करना चाहते हैं? आप जिसमें काम करना चाहते हैं उसमें करिए। कभी कभी मैं कहता हूं कि माल तो आता है राजस्थान से, आप इतना ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं? मोरबी में फैक्ट्री एक दो वहां लगा लो, जिससे वो काम भी हो जाए, जिससे आपका खर्चा भी कम आए। तो ये भी आप देखते हैं। मैं आपको मेरे भाइयों में इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत संभावना है। मार्बल, ग्रेनाइट, अब मंदिर देखते हो अक्षरधाम बना, वो भी राजस्थान के पत्थर से बना हुआ है। जब आपने देखा है संसद भवन और राष्ट्रपति भवन राजस्थान के पत्थर से बना है, तो उससे बढ़िया पत्थर कहीं हो सकता है क्या? कोई भी मंदिर देख लीजिए, हमारी मार्बल से बना हुआ है। राम मंदिर हमारा बंसी पहाड़पुर से बना है। सभी जगह आप देख लोगे। अगर आपको पीला पत्थर लगाना है तो जैसलमेर आना ही पड़ेगा। अगर आपको ये गेरुआ पत्थर अगर आपको टाइट लाना है तो जोधपुर से ही लाना पड़ेगा। अगर मुलायम लाना है तो बंसी पहाड़पुर से ही लाना पड़ेगा। सारी चीज है वहां। और इसीलिए हर क्षेत्र में जहां काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में संभावना है। और क्योंकि आप अलग अलग उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कहोगे कि भूमि की उपलब्धता, तो वो भी आप देखोगे कि रीको ने पिछले कुछ महीनों में 1232 निवेशकों को भूमि उपलब्ध करा दी है इन 8 महीनों में। आप आइए, तुरंत निशान लगाइए और दूसरे दिन आप जमीन लीजिए। इतनी जल्दी हो सकता है क्या कहीं? आप क्यों, आप जाइए, आप बताइए, आपको जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, कहां आपको चाहिए? जयपुर से लेकर के पूरे राजस्थान में जहां आप चाहते हैं, आप निशान लगा दीजिए कि मुझे तो यहां जमीन चाहिए, वहीं आपको जमीन अवेलेबल हो जाएगी। यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने देखा है कि इसके अलावा हमने 17 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के 34,000 हेक्टेयर भूमि दी है। 34,000 हेक्टेयर भूमि तो हमने अक्षय ऊर्जा के लिए हमने दे दी। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, आप ये जानकर खुशी होगी, हमारी सरकार के 2.25 साल के कार्यकाल में राजस्थान ने स्वयं को निवेशक अनुकूल राज्य में से एक रूप से मजबूत स्थापित किया। औद्योगिकरण, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और मैं आप सबको इन क्षेत्रों में भागीदारी, जो मैंने जितने क्षेत्र बनाए हैं उनमें आपकी भागीदारी के लिए भी आमंत्रण देने के लिए आया हूं कि आप आइए। आज यहां उपस्थित प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं कि आपके विकास की मंजिल हमारा और आपका राजस्थान है, और आपकी सफलता में हर कदम हम आपके साथ हैं। राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में हम आपके निवेश का स्वागत करते हैं, चाहते हैं कि आप राज्य के विकास में सहभागी बनोगे तो निश्चित रूप से आप अगर उसमें सहभागी बनोगे तो आपको लगेगा कि हम एक अच्छे कार्य के लिए यहाँ आए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं, आप सभी ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। निश्चित रूप से जो मैंने देखा, आपका उत्साह, आपका उमंग, आपका प्यार, आपका दुलार, मैं दिल से अभिभूत हूं कि आपने जिस तरह से मेरा
जिस लाड़ और प्यार से आपने अभिनंदन किया है, आपकी मातृभूमि, आपकी मिट्टी आपको बुला रही है। आपकी मातृभूमि, आपकी मिट्टी आपको बुला रही है कि आप आइए, अपने देश, इसका विकास करने में अपना योगदान दीजिए। पधारो हमारे देश। आप सभी ने बहुत ही गंभीरता से मेरी बातों को सुना। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों कि जिस दिन हमने राजस्थान के विकास का रोड मैप बनाया था, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान अग्रणी राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने और एक ऐसा राज्य बने जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आओगे तो आप एक कदम चलोगे तो राजस्थान 100 कदम चलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।